किसी को कोई भी डाउट हो ना, अगर आप बुक से पढ़ के आए हो तो होने चाहिए। हम तो नोट्स लिए हैं, आप उससे पढ़ो, आप उससे। हाँ तो नोट्स पढ़ो, बुक से जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे एक और भी चीज क्लेरिफाई करनी है, शायद आपके बैच में कभी डिस्कस नहीं हुई। बच्चे मान लो एक स्टूडेंट है जो कि एक ही जगह से 5 बार पढ़ के जा रहा है, एक है जो कि 5 बुक्स को एक बार पढ़ के जा रहा है, 5 डिफरेंट बुक्स को। बहुत सारे बच्चे ना कंपेटिटिव एग्जाम में आके पैनिक करने लग जाते हैं, उनको ये लगता है मेरा कुछ रह ना जाए, फोमो होता है कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो वो मेरे नोट्स भी पढ़ेंगे, शायद जो समरी चार्ट बनाया है वो भी पढ़ेंगे, बुक आईसीआई की बुक भी पढ़ेंगे, शायद अपना कोई फ्रेंड जो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहां से भी पढ़ेंगे। एक तो ऐसा स्टूडेंट है, एक है जो एक ही चीज को बार बार पढ़ी जा रहा है। दोनों ने 5 5 बार ऐसे पढ़ाई की, इसके चांसेस है ज्यादा मार्क्स लेके आने के। ये याद रखना है। तो एक चीज को 5 बार पढ़ना, जो भी एक चीज चूज करनी है कॉन्फिडेंस के साथ चूज कर लो। तुम्हारा ट्रस्ट सबसे ज्यादा किस पे बैठ, आईसीआई की बुक से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं आईसीआई की बुक को ही यूज करके बनाए हैं, उसमें से ही फालतू चीजें डिलीट कर दी, ताकि एग्जाम वाले दिन तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक जगह हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे समरी चार्ट कहीं और बने हुए हैं एंड बुक कहीं और। इस इंटेंशन के साथ मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मेरा सजेशन है कि नोट्स करो। अगर नोट्स नहीं करने तो आईसीआई की बुक करो, कोई और तीसरी चीज करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज पे पैसे या टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अदर असेंशियल एलिमेंट्स में हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस कर लिया है, विच इज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एलिमेंट फ्री कंसेंट भी हमारा 99% कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने कोअर्शन समझ लिया सेक्शन नंबर 15 में, एंड 16 में हमने समझ लिया अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड को डिटेल में कवर किया, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा कौन कॉन्फिडेंट है, मुझे कौन बताएगा मिसरिप्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट्स, रेज योर हैंड्स। प्लीज नोटबुक नहीं देखनी, एक बार कौन ट्राई करेगा और मुझे मिसरिप्रेजेंटेशन के तीनों पॉइंट्स बता सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन। बताओ, मेरी तरफ से पार्टी। बताओ कौन बताएगा। कोई ऐसा है जो कि चारों एलिमेंट्स डिफाइन करेगा, कोअर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ। बोलने में क्या प्रॉब्लम है। चलो फिर लिख के लिख दो, एक पेज निकालो, फटाफट लिख के लेके आओ। जो सबसे पहले लेके आएगा ना 500 कैश प्राइज, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और चीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं नहीं, अब मुझे लिख के दो। जो सबसे पहले लेके आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई भी कमी ना हो जिसमें। चारों चार्ट्स बना के देने, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अफेक्ट नहीं लिखने, मीनिंग, सिर्फ मीनिंग, सिर्फ मीनिंग। चल जल्दी जल्दी, कंपटीशन शुरू हो चुका है। ये जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहा, फटाफट करो। बड़ा चालाक है ये, सबसे ज्यादा नंबर लेके बैठा होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट की पिक्चर शेयर करो प्लीज।
तक मेरे पास विनर है सूर्यांश। अगर किसी ने इससे बेटर लिखा है तो लेके आओ। उसकी कुछ चीजें मिसिंग थी बट उसे याद थी, उसने वो सारे पॉइंट्स बता दिए जो उसके मिसिंग थे। और कोई अगर कंप्लीट कर रहा है तो लेके आओ जल्दी। वेरी गुड सूर्यांश, वेरी नाइस। लेके आओ। ये भी का प्रोजेक्ट क्या होता है? का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? इस टाइप की कंसीलिंग है। पॉजिटिव नेगेटिव कंसीलिंग ऐसे पॉसिबल है बट इसके अपने दो पॉइंट बता। और क्या कुछ ना तूने मेरे से सुन के साइलेंस इज कंप्लीट साइलेंस इज एक पॉइंट कौन सा रहेगा? वो है क्या? ब्रीच ऑफ ड्यूटी बट ऑब्टेन्स अनफेयर एडवांटेज। याद आ गया तुम्हें? वेरी गुड। लखविंदर एंड वंशिका दोनों का अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। वेरी गुड। इसमें क्या होता है? हाँ बताओ, कोई बात नहीं। डोमिनेटिंग पोजीशन कहाँ से पता चलती है? ठीक है। एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑब्टेन अनड्यू किसी को दे नहीं रहा उससे एडवांटेज मिल रही है, अनफेयर एडवांटेज मिल रही है। तो प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर रहा ना जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, ऑब्टेन्स अनफेयर एडवांटेज। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मैम कल क्लास में लगी परसों क्लास सुनी बट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं अनफेयर एडवांटेज। बाकी दोनों बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो सूर्यांश सेंड मी योर गूगल पे नंबर। सूर्यांश विनर है भैया आज के लिए। बिग क्लैप पर है। साहिल ठीक है बट स्लो पीछे क्यों रह गए? बिल्कुल ठीक है। अभी तक जितना भी किया है सब कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। कल पढ़ा तो था ना कि नहीं पढ़ा? फ्रॉड के फ्रॉड भी तो कल ही, फ्रॉड पहले भी हुआ था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बच्चे इसका पर्पस था कि आप लोगों को पता चले आप कहाँ स्टैंड कहाँ करते हैं। और आरएमएस में तो क्या छोटे से इंस्टीट्यूट में कितने के बच्चे हैं, अगर आप यहाँ पर ही टॉप नहीं कर रहे हो, इमेजिन आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करो। टेंशन हो रही है ये सुन के? हमारा कंपटीशन बेस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ है। जो बच्चे दिल्ली से सीए कर रहे हैं, जो बच्चे बैंगलोर से सीए कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं, जिनके 12th में तुमसे बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं और तुमसे बहुत ज्यादा मेहनती हैं, उन लोगों के साथ तुम compete कर रहे हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सीयूईटी दिया बट शायद उनका पसंद का कॉलेज नहीं मिला और वो भी साथ में कर रहे हैं।
ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने आईपी मैट वगैरह का एग्जाम दिया, वो भी आपके साथ compete कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पास हुआ, आपके साथ अपना सेकेंड अटेम्प्ट देंगे। वो सारा सिलेबस 4-5 बार तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, अब वो आपके साथ कंपैरिजन लगाने आए हैं। और सब में से सिर्फ टॉप 25% बच्चों ने पास होना। आईसीआई कभी भी ऐसा तो नहीं करेगा ना कि सीए की डिग्री की वैल्यू कम कर दे, सबको पास कर दे। आईसीआई का फिक्स रूल है, उसने टॉप 25% बच्चों को ही पास करना। तो अगर आप अपनी जी जान, मतलब जितना तुम बेस्ट दे सकते हो उतना नहीं लगा रहे हो, तुम पास होना डिजर्व नहीं करते हो। मैं हर बच्चा ना आपके जैसा ही है, सबका मन करता है डिस्ट्रैक्ट होने का, सबका मन करता है वीकेंड मनाने का, पार्टी करने का। बट जो खुद को उस टाइम पे कंट्रोल कर लेता है वही जीत जाता है। खुद को मोटिवेशन दो। मैंने अपनी थ्योरी बताती हूँ, मैंने लाइफ में कैसे किया। सीए फाइनल तक ना कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम कर रही थी मैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, बीकॉम खत्म हो चुकी थी तब तक। तो जब मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रही थी, तो पूरा दिन सिर्फ घर में ही बैठे होना, क्लासेस मेरी होती थी ऑनलाइन। उस टाइम पे मेरे लिए मोटिवेशन मेंटेन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी। क्योंकि तुम्हारी कोई आउटिंग, सोशल आउटिंग नहीं हो रही। शायद आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तुम एक पॉइंट पे आके थक जाते हो कि क्या करें हम। एमसीएम कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका यही हाल है। सुबह उठ के कॉलेज, कॉलेज से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से जाके इंस्टीट्यूट का होमवर्क, जिससे बातें कर रहे हैं वो बातें भी पढ़ाई के बारे में हो रही है। तो खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो मुझे ना लाइफ में एक चीज समझ आ गई थी बहुत टाइम पे, कि हर चीज की एक कीमत होती है। वो चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वो कीमत पे कर सकते हो। हर सपने की एक कॉस्ट होती है। तुम अपना सपना तब डिजर्व करते हो अगर तुम उसकी कॉस्ट पे कर सकते हो। जब मैं टीवी देखने जाती थी, मैं सोच के जाती थी कि मैंने 2 सॉन्ग्स सुनने हैं और उसके बाद उठ जाना है। और अगर मैं 2 सॉन्ग्स बाद नहीं उठी, मैं फेल हो जाऊंगी। मैं ना खुद को एक दिन में ये बात 10-12 बार बोलती थी। मैं खाना खाने का ब्रेक लूंगी, अगर मैं 15 मिनट बाद वापस पढ़ने नहीं बैठी, मैं फेल हो जाऊंगी। मेरा फेवरेट हीरो होता था सलमान खान। मैं सिर्फ मंथ में एक दिन होता था कि मंथ में मैंने एक दिन ये मूवी देखनी है। मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे हॉस्टल में सबको पता था एनी को ना सलमान खान का ये सॉन्ग बहुत पसंद है। हॉस्टल में, हमारे हॉस्टल में एक ही टीवी था। जब वो सॉन्ग चलेगा सबको पता था एनी को बुला के लाना है, पूरे हॉस्टल के बच्चों को पता था। इतना फेमस थी मैं इस चीज के लिए। पर मेरे पास ये रूल था कि अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो मैं खुद को बोलूंगी, एनी अगर तू ये नहीं देखेगी ना तो पक्का पास हो जाएगी। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। एंड तुम्हें आग लगनी चाहिए कोई तुमसे आगे निकल रहा है तो, तब तुम डिजर्व करोगे किसी कंपेटिटिव एग्जाम में पास होना। पूरी अपनी जान लगा दो, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, पूरी जान लगा दो। अब जो हमने आज कंपटीशन किया ना, आई विल डू इट मोर फ्रीक्वेंटली। बट और सब लोगों ने जान लगानी है, डेली पढ़ के आना है, कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ना। जहां मर्जी से टाइम निकालो, ऐसे खुद को कोई एक्सक्यूज मत दो कि मेरे एमएसटी है, कि मेरी दिवाली है। सबके, वो सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी है, सबके लिए है। जो बच्चे पास हो रहे हैं उसके लिए भी तो है। जिस दिन सीए फाइनल का मेरा इनकम टैक्स का पेपर था, हमारे घर में ना उससे एक दिन पहले जागरण था। मेरे फादर का रियल एस्टेट बिजनेस था। तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, मतलब बहुत ग्रैंड लेवल पे उन्होंने जागरण किया था, इनॉग्रेशन की थी हमारे प्रोजेक्ट की। और उसमें कुछ सिंगर्स भी इनवाइटेड थे, कोई आरजे इनवाइटेड थी, वो उसकी होस्ट थी। एंड हमारी जॉइंट फैमिली है, 16-17 लोग रहते थे हम घर पे। पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरे दादी थे, सब लोग वहां पे गए हुए थे। एंड ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ये चीज की है। जो भी बच्चा सीए बना है या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम उसने क्लियर किया है, उसने ये सारी चीजें सेक्रीफाइस की है। तो तुम्हें पहले गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। एंड क्लियरली सोचो, जैसे सूर्यांश में मुझे वो फोकस दिखता है, वंशिका में मुझे वो फोकस दिखता है। क्लियरली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा फोकस क्या है। आधी अधूरी पढ़ाई के साथ ना, पता है क्या नुकसान होगा। एक तो पास नहीं होगे, एक जो यंग एज में तुम एंजॉय कर सकते थे वो भी नहीं करोगे। मतलब क्या ही फायदा। सीए भी नहीं बने, एंजॉय भी नहीं किया। एक चीज तो कर लो ना, या तो ये सोच लो सीए नहीं करनी, मुझे सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो, और तुम्हें भी कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना लाइफ में। या तो ये सोच लो मुझे नहीं करनी यार सीए, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मेरे पास पापा के बड़े पैसे हैं, या फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, जितने पैसे होंगे मैं उतने में जी लूंगा। तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है, फिर तुम एंजॉय करो, पार्टी करो। पर अगर ये सोचा है कि तुम अपनी यंग लाइफ सेक्रीफाइस करोगे, तुम कॉलेज नहीं, तुम बाकी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हो, इंस्टीट्यूट बैठे हो, तो पूरी मेहनत करो। आधी पूरी मेहनत का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। समझो कि नहीं मेरा लॉजिक। मतलब तुम इतने स्मार्ट तो हुए ना आजकल की जनरेशन, मेंटली कैलकुलेट कर लो कि क्या आधी अधूरी मेहनत से मैं सीए बनूंगा। नहीं बनोगे ना।
तो मुश्किल चीज फटाफट खत्म करो, जब जॉब करने जाओगे तब मस्ती कर लेना जितनी मर्जी, जितने मर्जी पैसे उड़ा लेना, जितनी मर्जी पार्टीज में एंजॉय कर लेना, जितना मर्जी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेना। दो चीजों में मत सवार हो कि मुझे मस्ती भी करनी है और साथ में सीए भी करनी है, डोंट डू दैट, क्योंकि उससे दोनों चीजें ही खराब होंगी। राइट। अगला टॉपिक है हमारा आज का, मिस्टेक क्या। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। मिस्टेक ना दो तरह की होती है, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नोट डाउन करेंगे। मिस्टेक के सारे रूल्स बताए गए हैं सेक्शन नंबर 20 से लेके 22। तो अब शायद आप में से किसी के दिमाग में आया हो कि मैम एक सेक्शन 19 के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, बाकी सारे सेक्शन तो करवा दिए, सेक्शन 10 से हम कंटिन्यूअसली याद कर रहे हैं। 11 और 12 में आया कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट, देन 15 टू 18 में हमने चारों एलिमेंट्स डिटेल में डिस्कस किए। तो जो सेक्शन नंबर 19 है उसमें अफेक्ट बताया गया है कि अगर सेक्शन 15 टू 18 के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का होगा। पूरी लाइन क्या लिखते हैं हम, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, जिसका कंसेंट मुझे लग रहा है कि फ्री कंसेंट नहीं है उसके पास पावर है इसे वैलिड या वॉइड बनाने की। राइट। तो सेक्शन नंबर 19 में अफेक्ट बताया गया। सेक्शन 20 से लेके 22 में डिस्कस किया गया मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक होती है दो तरह की, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब लॉ की गलती लगना, किसी रूल का ना पता होना, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब किसी फैक्ट किसी चीज की गलती लगना। मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, एक हो सकती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मन्नी कार ड्राइव कर रही हो एंड इसे पुलिस वाले पकड़ लें और बोले कि लाइसेंस दिखाओ, कहती मेरे पास तो लाइसेंस है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि इंडिया में लाइसेंस लेना होता है कार चलाने के लिए। तो क्या वो इसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो क्या मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुम बोलो कि मुझे इंडियन लॉ के बारे में पता ही नहीं है, कहते ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है। अगर तुम इंडिया में रह रहे हो तुम्हें इंडिया के लॉ के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें नहीं भी पता तब भी तुम्हारे ऊपर अप्लाई तो होगा ही। तो अगर मिस्टर एक्स बोले कि मैं ड्रग्स की परचेज सेल करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इंडिया में ये वॉइड है, ये लीगल नहीं है, तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। तो हम बोलेंगे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नो इम्पैक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलो मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं था। पर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, अब जापान में क्या चीजें किन चीजों की परचेज सेल अलाउड है किसकी नहीं, मुझे उसके बारे में थोड़ी पता हो सकता है। मुझे पता है कि इंडिया में ड्राइव करने के लिए हमें रोड की लेफ्ट साइड ड्राइव करना है, बट शायद यूएस में राइट साइड ड्राइव करना है, मुझे उसके बारे में थोड़ी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मुझे पता होगा। तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों के बिल्कुल सेम रूल है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसे कि मान लो एक्स ने वाई को अपना घोड़ा सेल किया, उसे पता ही नहीं घोड़े की डेथ हो चुकी, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट की गलती लग गई, उसे पता ही नहीं था कि उसके घोड़े के घर पे डेथ हो चुकी। राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की होती है, एक होती है बाइलेटरल मिस्टेक, एक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक मतलब एक पर्सन को गलती लगी, यूनिलेटरल मतलब सॉरी बाइलेटरल मतलब दोनों को गलती लगी, यूनिलेटरल मतलब एक को गलती लगी। जो यूनिलेटरल मिस्टेक है वो दो तरह की हो सकती है, पर्सन के बारे में, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसे मैंने कल आपको बताया था पर्सन की गलती लगना, हमने डिस्कस किया था ना कि मान लो कोई इंस्टीट्यूट फेक आरएमएस बन के जाए तो उसमें एक पर्सन को गलती लग रही है किसी पर्सन के बारे में, पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में ही गलती लगना। एक है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के टाइप के बारे में गलती लगना, जैसे कि मान लो मैंने कोई रजिस्ट्री करवाई
मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, उसके पेपर्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैं उसे सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही, लीगली उसका कुछ और मतलब निकलता है, मैंने उसका कुछ और मतलब निकाल दिया। तो यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब एक पर्सन को गलती लग रही है। किस चीज के बारे में गलती लग सकती है? या तो पर्सन के बारे में या डॉक्यूमेंट के टाइप के बारे में। बाइलेटरल मिस्टेक किस किस टाइप की हो सकती है? बाइलेटरल मिस्टेक हो सकती है, कोई भी दो तीन टाइप्स लिखो, चीज की क्वालिटी के बारे में, चीज के प्राइस के बारे में, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, किस लीगली वो पॉसिबल है कि नहीं, फिजिकली पॉसिबल है नहीं, किसी भी चीज के बारे में गलती रखना। कोई भी जो जो आपको लगे आपको आसानी से याद रहेगा, कोई भी दो तीन पॉइंट्स लिखो। तो बायलेटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पॉइंट, जब दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट की मेन चीजों के बारे में गलती लग रही है। लेट्स से एक पर्सन को लग रहा है कि उसका घोड़ा जिंदा है, एक को लग रहा है कि घोड़ा जिंदा नहीं है, तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया, ये परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, डाउट? यहाँ पे हमारा फ्री कंसेंट टॉपिक भी खत्म। तो अदर असेंशियल एलिमेंट्स में मैंने आपको 5 चीजें पढ़ानी थी। पहली चीज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो डन हो चुकी। दूसरी चीज फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के पांचों एलिमेंट्स हो गए। तीसरी चीज थी लीगल ऑब्जेक्टिव, और चौथी चीज थी लीगल कंसिडरेशन। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको सीए की कोचिंग दूंगी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या और इसमें कंसिडरेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव है सीए की कोचिंग और कंसिडरेशन है फीस पे करना। सबको यही लगता है, पर मेरा तो उल्टा ऑब्जेक्टिव था। मेरा ऑब्जेक्टिव तो फीस अर्न करना था, पर मेरी कंसिडरेशन क्या है? सीए की कोचिंग देना। तो मतलब के ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन डिपेंड करता है किस पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक नेचर ही क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्रिएट होते हैं। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा वो आपकी कंसिडरेशन होगी, जो आपकी कंसिडरेशन होगी वो मेरा ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो मेरी कंसिडरेशन होगी, वाइस वर्सा रूल है। तो हम दोनों चीजों के अलग अलग रूल नहीं पढ़ेंगे, एक ही जगह हम लोग रूल पढ़ेंगे कि लीगल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन क्या होता है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, ये अलग चीज है ही नहीं। तो जो हमने फर्स्ट चार्ट में सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स में राइट्स एंड ड्यूटीज बनते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज का ही दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन है। जो हमारा राइट बनता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारी ड्यूटी बनती है वो हमारी क्या थी? कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम थर्ड और फोर्थ एलिमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज लीगल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। आपने ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन एक ही बात है। ये जो डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार खरीदने गई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो कार खरीदना था, पर जो सेल्समैन है उसका ऑब्जेक्टिव कमीशन अर्न करना था, राइट और नॉट? जो मैन्युफैक्चरर है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना था। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज एक पार्टी के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्ट होगी और दूसरी पार्टी के पर्सपेक्टिव से कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हम अभी तक क्या बोल रहे थे? राइट। कंसिडरेशन जो हम चीज रिटर्न में देते हैं, जो हमारी ड्यूटी बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। इसके सारे रूल्स बताए गए सेक्शन नंबर 23 में। मैंने बोला था सब कुछ सीक्वेंस में ही चलेगा। सेक्शन 22 तक अभी खत्म हुआ, फ्री कंसेंट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 ने बोला कि सारे ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन ही लीगल है एक्सेप्ट में, इसकी भी नेगेटिव डेफिनेशन दी गई जस्ट लाइक फ्री कंसेंट। जैसे कि अगर मान लो मैंने कार खरीदी, तो आमतौर पे हम मान के चलेंगे फ्री कंसेंट है, एक्सेप्ट अगर प्रूव हो जाए कि कोerशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड इनमें से कोई चीज थी। आप लोगों ने सीए की कोचिंग ली, हम मान के चलेंगे कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्ट अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए। समझ आ गया सबको? तो जैसे फ्री कंसेंट की नेगेटिव डेफिनेशन है, कुछ चीजों को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा। अगर कोई रेंट अग्रीमेंट कर रहा है, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कितने करोड़ों टाइप का हो सकता है। हमने बोला सारे ऑब्जेक्टिव लीगल है, सारे कंसिडरेशन ही लीगल है एक्सेप्ट में कुछ केसेस है जब लीगल नहीं होंगे। तो कब लीगल नहीं होंगे वो हमने याद करना है।
3 पार्ट्स में हम ये चीज को याद करेंगे कब ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन लीगल नहीं होता। ठीक है, पहला पॉइंट, फोरबिडन बाय लॉ। अगर कोई चीज फोरबिडन बाय लॉ, फोरबिडन बाय लॉ का मतलब लॉ ने कोई काम करने से मना कर रखा है। ठीक है, तो जैसे लॉ ने बोला कि ड्रग्स की परचेज सेल नहीं होगी, लॉ ने बोला कि बैंक खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, लॉ ने बोला कि प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए रिटर्न अग्रीमेंट करना जरूरी है, तो लॉ ने बोला कि कोई भी गुड्स की परचेज सेल होगी तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना। तो अगर हम कोई भी चीज रूल नहीं मानेंगे तो इट इज इलीगल ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने लीगल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या लिखा, कहते हैं सारे ऑब्जेक्टिव ही लीगल है, सारी कंसिडरेशन ही लीगल है, पर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो विच इज फोरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ ने मना कर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इलीगल हो गया। इसलिए अग्रीमेंट सेक्शन 23 के अंडर क्या हो गया, वॉइड हो। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन क्या आना है, हमें कहानी सुनाई जाएगी और क्वेश्चन के एंड में पूछा जाएगा कि कमेंट करो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। तो मैं दिमाग लगाऊंगी कि इसमें क्या चीज गलत हो सकती है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर वैलिड नहीं है, तो हम बताएंगे इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो हम बोलेंगे अभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी था। मान लो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, तो हम बोलेंगे अग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो हो गया। मान लो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अनसाउंड माइंड की है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड अब इनिशियो। तो अल्टीमेटली इतने सारे पॉइंट्स में से कोई एक रूल अप्लाई होगा और आपको एंड में बताना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि एक्स ने वाई को फ्री कंसेंट के साथ, दोनों लोग साउंड माइंड के हैं, दोनों लोग मेजर हैं एज में, प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ड्रग्स प्रोवाइड करूंगा, और उसने 5 लाख रुपए का एडवांस दे दिया, बाद में वो ड्रग्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्या वो इसके लिए कोई लीगल एक्शन ले सकता है? हम उन्हें बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप अपने राइट्स को लीगली एनफोर्स कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए, पर सेक्शन नंबर 23 के अंदर ये ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्यों लीगल नहीं है, तो आपके आंसर में एग्जामिनर ये वर्ड ढूंढ रहा होगा, वो क्यों ढूंढ रहा होगा कि क्यों वैलिड नहीं है। मेजर तो है पार्टीज, साउंड माइंड की भी है, पार्टीज ने फ्री कंसेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर क्या चीज इसमें मिसिंग है, हम कहेंगे इट इज फोरबिडन बाय लॉ, लॉ ने ये मना कर रखा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, लीगल नहीं है, इसलिए अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड एब इनिशियो। तो चार्ट के बिल्कुल एंड पे आप ये बात लिखोगे, इफ ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन इज नॉट लीगल, agreement is void ab initio। ध्यान देखो, मैंने ये नहीं लिखा कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio, मैंने क्या लिखा, अग्रीमेंट इज void ab initio, क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है। समझ गए हो ना सब लोग बात? फर्स्ट पॉइंट है फोरबिडन बाय लॉ। सेकेंड पॉइंट है इनडायरेक्टली डिफीट इंटेंट ऑफ लॉ। कहते ये एक ऐसे टाइप का अग्रीमेंट है, अगर हमने इसे अलाउ कर दिया तो लॉ मेकर की इंटेंट ही डिफीट हो जाएगी। तो कई लोग ना बड़े स्मार्ट बनते हैं, जो लॉ में लिखा होता है उसे मैनिपुलेट करते हैं। तो कहते हैं अगर आप मैनिपुलेट करोगे क्या तब ऑब्जेक्टिव लीगल हो जाएगा? कहते हैं नहीं, अगर आपने इनडायरेक्टली भी कुछ ऐसा किया जिससे लॉ मेकर की इंटेंशन ही डिफीट हो रही है, तो वो भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो चीज डायरेक्टली हो रही थी, सेकंड पॉइंट में इनडायरेक्टली हो रही है, और दोनों केसेस में एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एब इनिशियो। जैसे कि एक और बेटर एग्जांपल देती हूँ, इंडिया में एक एक्ट है एडॉप्शन एक्ट। एडॉप्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन ने बच्चा अडॉप्ट करना है तो जो डोनर है वो अपना बच्चा किसी और को दे सकता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। मान लो किसी कपल के बच्चा नहीं हो रहा एंड वो मिस्टर एक्स और वाई से उनका बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो एक्स और वाई अपना बच्चा दे सकते हैं, बट इट मस्ट बी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसों के लिए दे रहे हैं, वो लव एंड अफेक्शन की वजह से होना चाहिए। ऐसा एक रूल बना हुआ है इंडिया में एडॉप्शन एक्ट, नहीं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही होने लग जाएगी ना अगर हम ऐसा रूल नहीं बनाएंगे तो। एक कपल ने बच्चा अडॉप्ट करना था,
वो मिस्टर एक्स एंड वाई के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें आपका बच्चा अडॉप्ट करना है, अगर आप इसके अडॉप्शन के पेपर्स के ऊपर साइन कर दोगे हम मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी में जॉब देंगे और उसकी सैलरी होगी 10 लाख रुपए, एंड मिसेस वाई को हम एक घर प्रोवाइड करेंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा? अब देखने में तो लग रहा है कि सब कुछ लीगल है भाई, फॉरबिडन बाय लॉ उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने तो इसके बदले में कोई चीज नहीं दी, हमने तो वैसे इस पर्सन को जॉब दी और जॉब के लिए हम सैलरी दे रहे हैं। पर इनडायरेक्टली लॉ मेकर की इंटेंशन तो डिफीट हो गई ना, तो ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड ऑफ इनिशियल। मतलब लॉ को सिर्फ ये नहीं कि कागजों में मानना है, लॉ मेकर की इंटेंशन को भी पूरा करना है। अगर कोई भी आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कागजों में लॉ सही नहीं पूरा हो रहा, फॉरबिडन बाय लॉ आप काम कर रहे हो, तब भी वॉइड ऑफ इनिशियल। इनडायरेक्टली लॉ मेकर की इंटेंशन को डिफीट कर रहे हो, तब भी अग्रीमेंट क्या है? वॉइड। मेक सेंस टू एवरीवन? पक्का समझ आया? थर्ड पॉइंट, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। अगर आप ऐसा कोई भी काम करो जो कि नेचर में फ्रॉडुलेंट है, इसके साथ एग्जांपल लिख लो, एडॉप्शन एक्ट। आपको याद आ जाएगा कैसे हमने स्टोरी के साथ लिंक किया था। और अब आप लोगों ने जहां पे आपके नोट्स में ये चीज लिखी हुई आ रही है बिल्कुल उसके पैरेलल ये करना है। तुम लोगों ने अभी तक नोट्स प्रिंट नहीं करवाए, तो फिर वो लेके क्यों नहीं आए? तो घर पे क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं अगर आप ऐसा कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो जिसका नेचर ही क्या है? फ्रॉड प्रमोट करना, तो वो भी क्या हो जाएगा? void। तो आप बोलोगे कि मैम सेक्शन 17 और सेक्शन 23 में फर्क ही क्या रह गया? सेक्शन 17 में जब फ्रॉड होता था तो इफेक्ट क्या था? वॉइडेबल। पर सेक्शन 23 में जब अग्रीमेंट है फ्रॉडुलेंट, तो अब इफेक्ट क्या है? दोनों में बहुत डिफरेंस है। वॉइडेबल में तो एक पर्सन के पास पावर होती है, वो वैलिड भी बना सकता है वॉइड, बट वॉइड ऑफ इनिशियल में वो वॉइड है, किसी की ड्यूटी क्रिएट ही नहीं हुई, लीगल राइट्स एंड ड्यूटी। तो पता कैसे चलेगा कि कब सेक्शन 17 वाला फ्रॉड है, कब सेक्शन 23 वाला फ्रॉडुलेंट है? तो सेक्शन 17 में क्या हो रहा था बच्चे? एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड किया। पर सेक्शन 23 में क्या कहते, क्या है कि पार्टीज का इंटेंट क्या है, पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड करना। जैसे कि मान लो ए और बी दो फ्रेंड्स बने, कहते हैं हम दोनों से सीए तो होगी नहीं, हम ना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, हम एक वेबसाइट बनाते हैं और सबको बोलेंगे कि आप हमें 250 रुपीज दो, हम आपको सीए का क्वेश्चन पेपर लाके देंगे। सितंबर 24 का, नहीं जनवरी 25, सितंबर 24 का तो ले ही आएंगे। उनको लगा सबसे हमने बड़े थोड़े से पैसे मांगने हैं, हमने कोई करोड़ों रुपए नहीं मांगने, हमने सबसे सिर्फ 250 रुपीज मांगनी। तो बड़े बच्चों को लगा कि यार 250 रुपीज का रिस्क लेने में क्या जाता है। 2 लाख लोगों ने इनको पैसे दे दिए, सारे पैसे आए ए के अकाउंट में, ए सारे पैसे लेके भाग गया। तो अब जो भी कस्टमर्स थे जिन्होंने इनको पैसे दिए, उनके साथ क्या हुआ है? सेक्शन 17 वाला फ्रॉड हुआ। ठीक है, वो उनके एंड पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। वो जाके स्यू कर सकते हैं, डैमेजेस भी ले सकते हैं, एंड अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। पर बी के साथ क्या हुआ है? अग्रीमेंट क्या है? वॉइडेबल। बी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता कि मेरा शेयर तो दे दे मैंने भी तो मार्केटिंग की थी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही क्या था? फ्रॉड करना था। यहाँ पे अग्रीमेंट। समझ आ गया सबको? ये पक्का समझ आ गया आजाद को, और आज तक किसने कभी नहीं बोला। इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तुम लोगों ने न्यूज सुनी थी कुछ टाइम पहले, एक न्यूज आई थी कि 250 रुपीज का फोन मिलेगा, फ्रीडम फोन आया था। तो 2000, आई थिंक 2016-17 की बात है, एक इंडिया में गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया था, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया कैंपेन तो सुना होगा ना? गवर्नमेंट का पर्पस था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। तो तुम ऑनलाइन सर्च करना, गूगल पे इसकी बड़ी सारी न्यूज मिलता है। तो उस पर्सन ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दी कि मैं फ्रीडम फोन लॉन्च कर रहा हूँ, फ्रीडम नाम से एक फोन, मेड इन इंडिया कैंपेन के अंदर, और आपको सिर्फ 250 रुपीज का फोन मिलेगा, जो भी ये फोन खरीदना चाहता है बुकिंग करवा दो। करोड़ों लोगों ने बुकिंग करा दी कि रिस्क लेने में क्या जाता है, कि फोन मिल गया तो ठीक है। और वैसे इंडिया में 250 रुपीज के लिए केस भी कौन करेगा? वो पर्सन इतना स्मार्ट
कि कौन सा किसी ने केस करना है, लोगों से पैसे ले लो। करोड़ों लोगों ने बुकिंग, उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लोगों ने बुकिंग करा दी, उसके पास इतने पैसे आ गए, पर वो फोन दे ही नहीं सकता 250 रुपीज में, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, उसे लॉस हो जाएगा फोन देगा तो उस वो भाग गया फिर इंडिया से फाइनली। तो आप ऑनलाइन इसके बारे में सर्च करना, जनरली बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए थे। क्या किसने किया था? क्या किया उसने? तो हाँ, तो गवर्नमेंट तो देती है, लैपटॉप्स भी दिए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर गवर्नमेंट प्रॉमिस करे कि मैं पैसे दूंगी पर ना दे, क्या तुम कोई लीगल एक्शन ले सकते हो? क्योंकि क्या मिसिंग है इसमें? कंसिडरेशन ही मिसिंग है। तो अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में प्रॉमिस कर रही है कि मैं तुम्हें फोन गिफ्ट करूंगी या सब बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे, हमें वोट दो, और तुम उन्हें वोट डाल दो, पर तुम्हें फिर भी बाद में फोन ना मिले, लैपटॉप ना मिले, क्या तुम लीगल एक्शन ले सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे बिना कंसिडरेशन के मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने लगी थी। आपने कंसिडरेशन में बोला कि आप वोट डालोगे, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्यों? ये लीगल कंसिडरेशन नहीं है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तुम अपना वोट बेच थोड़ी सकते हो, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फिर तुम्हें उठा के जेल में कर देंगे, तुमने अपना वोट क्यों ऐसे किया। नेक्स्ट है इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ एन अकाउंट। कहते हैं अगर आप ऐसा कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो जिससे किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा अग्रीमेंट भी क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। तो मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें करण जौहर की नई मूवी की सारी सीरीज लाके दे दूंगा, मूवी लीक कर देना, पायरेसी कर दी, तो ये अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। किसी और की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, किसी पर्सन ने मेहनत करके मूवी बनाई, तुम उसकी पायरेसी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, राधिका बोले कि मैं एनी मैम के नोट्स सेल कर दूंगी सीए फाउंडेशन के लॉ के, मैम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, और उसने 1-2 लाख रुपए कमा लिए, तो ये अग्रीमेंट भी क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है? इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जो मेरी मेहनत लगी नोट्स बनाने में, वो सारी इसने वेस्ट की। समझ आया भाई सब कुछ? मैं करूंगी। अच्छा इधर फोकस करो यार, तुम ना एग्जांपल्स में ज्यादा इधर इधर आओ, इधर आओ, वापस पहले टॉपिक पे आओ, बाकी सारे डाउट्स। आज मैंने आपको 2 नए टॉपिक्स पढ़ाए। एक मैंने टॉपिक पढ़ाया मिस्टेक, एक मैंने पढ़ाया सेक्शन नंबर 23। मिस्टेक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, सेक्शन नंबर 20 से लेके 22। मिस्टेक में हमने पढ़ा मिस्टेक 2 तरह की हो सकती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लॉ की गलती लगना, 2 तरह की गलती हो सकती है, इंडियन लॉ की गलती लगना, फॉरेन लॉ की गलती लगना। इंडियन लॉ की गलती को गलती नहीं मानते, कहते इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फॉरेन लॉ की गलती को ऐसे मानते हैं जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों के सेम। मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरह की हो सकती है, यूनिलेटरल हो सकती है, बाइलेटरल। यूनिलेटरल एक पर्सन को गलती लगी, बाइलेटरल दोनों लोगों को गलती लगी। यूनिलेटरल एक पर्सन को किस चीज की गलती लग सकती है? उससे गलती लग सकती है पर्सन के बारे में, अग्रीमेंट के टाइप के बारे में, डॉक्यूमेंट के टाइप के बारे में। बाइलेटरल दोनों लोगों को किस चीज की गलती लग सकती है? लीगल पॉसिबिलिटी, फिजिकल पॉसिबिलिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, किसी भी चीज की गलती लग सकती है। बाइलेटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। अगला पॉइंट आया मेरे पास, लीगल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन है वो लीगल है? हम कहेंगे ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव लीगल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन एक्सेप्ट व्हेन, हम मानेंगे हमेशा ही लीगल है, एक्सेप्ट इन 6 में से अगर कोई भी एक बात हो जाए। ये 6 बातें कौन सी हैं? तो पहले मैंने 3 वर्ड्स करवाए। पहला वर्ड है अगर आप कोई भी ऐसा काम करो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, या इनडायरेक्टली डिफीट द इंटेंशन ऑफ द लॉ, या फिर जिसमें आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। एंड फोर्थ पॉइंट बताया इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान है। अगला पॉइंट है अगर आप कोई काम कर रहे हो विच इज इमोरल इन नेचर, विच इज इमोरल इन नेचर। अब इमोरल की भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इमोरल तो डिपेंड करता है सोसाइटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। किसी सोसाइटी में कोई चीज मॉरल होगी, किसी सोसाइटी में शायद इमोरल होगी। तो हमने इंडिया के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि अगर हमें लगता है कि ये चीज नेचर में इमोरल है,
तो वो अग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। जैसे कि मान लो मैं खुद ही सीए की एग्जामिनर भी बन जाऊं, मैं आईसीआई को लेटर लिखूं कि मैं सीए के क्वेश्चन, मैं पहले सीए के क्वेश्चन पेपर बनाती थी कि मैं अब सीए के क्वेश्चन पेपर बनाना चाहती हूँ और साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, ये अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा, क्योंकि इट इज इमोरल इन नेचर। जब मैं खुद किसी स्टूडेंट को कोचिंग दे रही हूँ तो मेरा राइट नहीं बनता कि मैं क्वेश्चन पेपर भी सेट करूँ। सिमिलरली आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है, एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि मैं तुमसे तुम्हारा घर रेंट पे लेना चाहता हूँ और तुम जो रेंट बोलोगे मैं वो चार्ज पे करने को तैयार हूँ। मार्केट रेंट है 50,000 रुपीज। तो अगर वो उसे घर रेंट पे दे रहा है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पर एक्स ने वाई को बोला कि तुम्हारे घर में मैं प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करूंगा या फिर मैं ड्रग्स का बिजनेस करूंगा, मैं रेंट तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस केस में हम कहेंगे अग्रीमेंट क्या है, वॉइड, क्योंकि ये नेचर में क्या है, इमोरल। इमोरल की कोई डेफिनेशन नहीं, ये सोसाइटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। पर अगर कोई पर्सन ऐसा किसी से कोई भी अग्रीमेंट कर रहा है विच इज इमोरल इन नेचर, तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड डेफिनेशन। एंड में आपने ये बताना है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, विद रीजन बताना है। तो आपके आंसर में छुपा होना चाहिए वर्ड कि एक तो सेक्शन 23 अप्लाई हो रहा है, ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है, और इन 6 में से कोई एक पॉइंट आएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो कि पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट है। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्या होती है जी, पब्लिक पॉलिसी होती है ऐसे कुछ रूल्स जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाए गए। इसका आगे एक और चार्ट है जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, एंड इसे याद करके एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है FIP। पहले मैंने 3 वर्ड्स आपको करवाए F वर्ड के साथ, फोरबिडन बाय लॉ, डिफीट इंटेंशन ऑफ लॉ, या फिर फ्रॉडुलेंट। ठीक है, फोरबिडन बाय लॉ एंड फ्रॉडुलेंट इसके साथ लिंक है। आई से हमने पढ़ा इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर या फिर इमोरल, एंड पी से नेचर में अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब मैं ना होमवर्क ज्यादा दिया करूंगी और आपने सबने खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करना है और सारा होमवर्क करके आना है। अकाउंट्स के, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाने चाहिए मंडे तक। एंड मैं आपको लॉ के कुछ क्वेश्चन नंबर्स लिख के भेज रही हूँ, वो क्वेश्चन नंबर्स अपने सॉल्व करके आने हैं। आपकी बुक आपको सॉल्व्ड बुक दी गई है, इट इज फॉर योर बेनिफिट, डोंट मेक इट अ लॉस। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन देख के ही लिख रहे हो या फिर दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन करने का स्टाइल समझो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में ये सोचना है कि मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया, मैं क्या लिखूंगा, मेरे दिमाग में क्या सेक्शन आए। समझ रहे हो, सीधा सॉल्यूशन ही चेक करना सब। बाय, टेक केयर।